दिस इज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 7। ओके, तो ये वही है, इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। पहला क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ओके, यूजिंग द गिवन कोड। देखिए, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, इसमें आपको पूछा गया है कि डीएमए आईओ, कैशे, इंटरप्ट आईओ, ये सब क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए, इसका जो DMA IO इज रिलेटेड टू व्हाट, इट इज रिलेटेड टू डिस्क, कैशे इज रिलेटेड टू हाई स्पीड रैम, इंटरप्ट IO इज रिलेटेड टू प्रिंटर एंड कंडीशन इज रिलेटेड टू ALU कोड रजिस्टर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा। क्योंकि क्या होता है, देखिए, ये जो आपका कैशे होता है, कैशे तो पता होगा ना कि इट इज अ रैम कैशे, इट इज अ पोर्शन ऑफ मेमोरी मेड ऑफ हाई स्पीड एस रैम। ये जो आपका कैशे है, ये किसका बना होता है, हाई स्पीड स्टैटिक रैम का बना होता है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ स्लोवर, जिसको हम बोलेंगे इंस्टेड ऑफ स्लोवर एंड चीपर डी रैम। देखिए, डी रैम के कंपैरिजन में, जो कि एक स्लोअर और चीपर होती है, ठीक है, इसके कंपैरिजन में ये हाई स्पीड एस रैम का बना होता है। ठीक है, यूज फॉर मेन मेमोरी, यूज फॉर मेन मेमोरी। ओके, तो अब इसमें आप देखिए, मेमोरी कैशिंग इफेक्टिव कब होती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स जो सेम डेटा को एक्सेस करते हैं, अगर मैं मेमोरी कैशिंग बोलूं, जो मेमोरी कैशिंग होती है ये इफेक्टिव क्यों होती है, व्हाई इट इज इफेक्टिव, ये इतनी प्रभावशाली क्यों होती है, बिकॉज जो भी मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स होते हैं जो कि किसी सेम डेटा को एक्सेस करते हैं या इंस्ट्रक्शंस को एक्सेस करते हैं, वो बार बार करते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स, मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस, अगर आप बात करें, और इंस्ट्रक्शंस एक्सेस सेम डेटा, देखिए मैं एक एक पॉइंट लिखती हूँ इधर, एक्सेस सेम डेटा ओवर एंड ओवर अगेन। ठीक है, तो बाय कीपिंग एज मच ऑफ दिस इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल, क्योंकि आप जितनी बार डेटा को एक्सेस करोगे उतनी बार आप मेमोरी की स्पेस के थ्रू तो जाओगे ना, तो by keeping as much of this data or information as possible in SRAM, कंप्यूटर क्या करता है, it avoids accessing the slower DRAM, क्योंकि DRAM तो slower होता है, तो जितना अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन SRAM में वो रखेगा तो कंप्यूटर DRAM को अवॉइड करेगा। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ म्यूपी द सर्विस रूटीन फॉर अ सर्टेन इंटरप्ट स्टार्ट्स फ्रॉम अ फिक्स्ड लोकेशन ऑफ मेमोरी। एक मेमोरी है, ओके, इस मेमोरी के अंदर एक फिक्स्ड लोकेशन है। ठीक है, फ्रॉम अ फिक्स्ड लोकेशन ऑफ ए मेमोरी विच कैन नॉट बी एक्सटर्नली सेट, जो कि एक्सटर्नली सेट नहीं हो सकती, एक्सटर्नली हम इसको किसी भी बाहरी तरीके से सेट नहीं कर सकते हैं। बट द इंटरप्ट कैन बी डिलेड और रिजेक्टेड, लेकिन इंटरप्ट जो इसमें प्रोड्यूस होगी इसको या तो हम डिले कर सकते हैं या बिल्कुल ही रिजेक्ट कर सकते हैं। और एक माइक्रो प्रोसेसर की बात हो रही है जिसमें जो सर्विस रूटीन है, एक रूटीन होता है फॉर अ सर्टेन इंटरप्ट। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर इंटरप्ट के लिए वो फिक्स लोकेशन से स्टार्ट होता है। फॉर एनी इंटरप्ट आप लिख सकते हैं, फॉर एनी इंटरप्ट। तो ऐसी इंटरप्ट को हम क्या कहते हैं, देखिए ऐसी इंटरप्ट को हम कहते हैं, ये होती है आपकी मास्केबल एंड नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट। इसको हम क्या कहते हैं, मास्केबल एंड नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट। क्योंकि देखिए क्या होता है, मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जो ये आपका वेक्टर्ड, और मैंने जैसे मास्केबल इंटरप्ट बताई थी, मास्केबल इंटरप्ट क्या होती है, एक हार्डवेयर इंटरप्ट होती है दैट कैन बी डिसेबल्ड और इग्नोर्ड, जिसको आप डिसेबल भी कर सकते हो और इग्नोर भी कर सकते हो बाय द इंस्ट्रक्शंस ऑफ सीपीयू, बाय सीपीयू इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, टू हैंडल द लोअर प्रायोरिटी टास्क, जिससे कि आप लोअर प्रायोरिटी टास्क को हैंडल कर सको, वो टास्क जिसकी प्रायोरिटी बहुत कम है ऊपर आने के लिए। और नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स क्या होते हैं, जिसको हम डिसेबल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट, और जो आपने पढ़ा है कि वेक्टर्ड और नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट में क्या डिफरेंस होता है। अगर मैं कहूं वेक्टर्ड इंटरप्ट और एक है नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट, ओके, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मैंने आपको बताया भी था कि वेक्टर्ड इंटरप्ट वो होती है वेयर सीपीयू एक्चुअली नोज द एड्रेस ऑफ इंटरप्ट, वेयर सीपीयू actually knows the
एड्रेस ऑफ इंटरप्ट, जहां पे सीपीयू को एड्रेस ऑफ इंटरप्ट पहले से पता होता है। एड्रेस ऑफ इंटरप्ट इट नोज ऑलरेडी। इंटरप्ट सर्विस रूटीन जिसे बोलते हैं, इंटरप्ट सर्विस रूटीन, वो इंटरप्ट जिसकी सर्विस रूटीन चल रही है। रूटीन कहते हैं ना डेली जो मेरे रूटीन में आता है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन इन एडवांस। ओके, तो ये आपका क्या है, वेक्टर्ड इंटरप्ट, जहां पे सीपीयू को पहले से पता होता है कि इंटरप्ट सर्विस रूटीन जो है आपका वो पहले से पता होता है कि क्या है इसका एड्रेस। लेकिन नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट में क्या डिफरेंस है कि नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट वो इंटरप्ट होती है इंटरप्टिंग डिवाइस नेवर सेंड्स एन इंटरप्ट वेक्टर, वेयर जो इंटरप्टिंग डिवाइस है, इंटरप्टिंग डिवाइस नेवर सेंड्स एन इंटरप्ट वेक्टर, जो इंटरप्टिंग डिवाइस कभी भी कोई इंटरप्ट वेक्टर नहीं सेंड करती, वो नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट होती है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि मास्केबल इंटरप्ट वो इंटरप्ट होती है, हार्डवेयर इंटरप्ट होती है। मैंने आपको बताया था कि इट इज अ काइंड ऑफ हार्डवेयर इंटरप्ट that gets disabled or that may be ignored by setting a bit in an interrupt mask register bit mask। इसमें हम एक बिट को सेट कर देते हैं। मास्केबल में क्या कर देते हैं, बाय, यहीं पे लिख रही हूं ना मैं, ये चीज तो इधर ही लिख रही हूं, बाय सेटिंग अ बिट, एक बिट को सेट कर देते हैं। सेट जानते हैं ना, 1 कर देते हैं। बाय सेटिंग अ बिट इन इंटरप्ट मास्क रजिस्टर्स, इन इंटरप्ट मास्क रजिस्टर, जिसको हम बोलते हैं IMR बिट मास्क होता है। इसमें हम एक बिट को सेट कर देते हैं। और नॉन वेक्टर्ड क्या होता है, नॉन वेक्टर्ड की व्हेन अ प्रोसेसर इज इंटरप्टेड टू डू अ पर्टिकुलर टास्क, कोई प्रोसेसर है या सीपीयू है, जब उसमें कोई बाधा आती है कि वो कोई काम ना कर पाए, तो जो प्रोग्राम काउंटर होता है नॉन वेक्टर्ड में, इफ आई चेंज द मार्कर, ये जो, हाँ जी, ये जो है आपका मैं बताती हूँ। हाँ, नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट में क्या है कि ये जो आपका प्रोसेसर जब इंटरप्ट होता है, व्हेन अ प्रोसेसर इज इंटरप्टेड, ठीक है, टू डू अ पर्टिकुलर टास्क, तो जो आपका ये प्रोग्राम काउंटर होता है ना, द प्रोग्राम काउंटर इट गेट्स लोडेड विद द एड्रेस ऑफ सबरूटीन। प्रोग्राम काउंटर गेट्स लोडेड विद एड्रेस ऑफ सबरूटीन। सबरूटीन जानते हैं, मतलब कोई पर्टिकुलर टास्क जो परफॉर्म होने जा रहा है उसी को बोलते हैं। तो अगर प्रोसेसर ऑटोमेटिकली एक एड्रेस जनरेट करता है, देन इट इज नोन एज वेक्टर्ड इंटरप्ट। ये तो मैंने आपको बताया था कि ये इसमें लिखा भी है ना कि इफ द प्रोसेसर ऑटोमेटिकली, मैं इधर लिख भी दे देती हूँ, इफ अ प्रोसेसर ऑटोमेटिकली, देखिए डिफरेंस देख लिए, मैं इतने अच्छे से बता रही हूँ। इफ अ प्रोसेसर ऑटोमेटिकली जनरेट्स इन एड्रेस, अगर कोई वो अपने आप से खुद से कोई एड्रेस जनरेट करता है तो उसे वेक्टर्ड इंटरप्ट बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा भी होगा कि ये जो आपका 8085 है, ओके, ये जो आपका 8085 है, जैसे हम बोलते हैं ना 8085 जो है इट इज इंटरप्टेड, इफ इट गेट्स इंटरप्टेड थ्रू, मान लीजिए RST 5.5 पिन से ये इंटरप्ट होता है, तो इसका मतलब प्रोसेसर क्या करेगा, इट विल मल्टीप्लाई दिस 5.5, प्रोसेसर मल्टीप्लाई करेगा 5.5 को किससे, 8 से करेगा। ठीक है, और इसको हेक्स एड्रेस में कन्वर्ट करेगा, ऑक्टल से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट्स इट इनटू हेक्स एड्रेस। पहले समझिए कि मैं क्या बता रही हूं। तो इफ यूजर हैज टू प्रोवाइड द एड्रेस ऑफ सबरूटीन, अगर यूजर हैज टू प्रोवाइड द एड्रेस ऑफ सबरूटीन, अगर यूजर को किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए या सबरूटीन के लिए कोई एड्रेस प्रोवाइड करना है यूजिंग कॉल इंस्ट्रक्शन, तब हम इसको बोलेंगे नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट। इफ यूजर हैज टू प्रोवाइड, देखिए ये डिफरेंस है, इफ यूजर हैज टू प्रोवाइड दी, ये हो गया नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट, ठीक है, और ये हो गया वेक्टर्ड इंटरप्ट। ठीक है, दिस इज वेक्टर्ड इंटरप्ट। नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट में क्या होता है कि यूजर को खुद कोई सबरूटीन का एड्रेस प्रोवाइड करना पड़ता है यूजिंग कॉल इंस्ट्रक्शन। यूजर हैज टू प्रोवाइड द एड्रेस ऑफ सबरूटीन यूजिंग कॉल इंस्ट्रक्शन। लेकिन यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो वेक्टर्ड इंटरप्ट है, इसमें क्या होता है कि
अगर इसमें प्रोसेसर जनरेट करता है एड्रेस को और नॉन वेक्टर्ड में यूजर जनरेट करता है एड्रेस को, ठीक है, ऑटोमेटिकली वो एड्रेस को जनरेट करता है। और फिर इसमें ये भी बता रहा है कि वेक्टर्ड इंटरप्ट में ये हमें पहले से पता होता है कि सीपीयू एक्चुअली नोज द इंटरप्ट ऑफ आईएसआर, इंटरप्ट सर्विस रूटीन का एड्रेस भी सीपीयू को पहले से पता होता है, जबकि नॉन वेक्टर्ड में जब प्रोसेसर इंटरप्ट हो जाता है या इंटरप्टिंग डिवाइस कभी भी अपना इंटरप्ट वेक्टर नहीं भेजती है, यानी कि दैट मीन्स प्रोसेसर जब इंटरप्ट होता है ओनली यूजर कैन प्रोवाइड द एड्रेस ऑफ सब रूटीन यूजिंग कॉल इंस्ट्रक्शन। और वेक्टर्ड में क्या होता है कि प्रोसेसर ऑटोमेटिकली जनरेट करता है एड्रेस को, तब ये वेक्टर्ड इंटरप्ट होता है जो मैंने आपको लिखा है। जैसे अगर मान लीजिए 8085 इस RST 5.5 या 7.5 या 6.5 पिन से इंटरप्ट होता है तो प्रोसेसर इसको मल्टीप्लाई करके हेक्स एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन ये प्रोसेस एनवीआई में नहीं है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में जो लिखा है कि अगर फिक्स लोकेशन से कोई एक इंटरप्ट स्टार्ट होती फॉर अ सर्टेन इंटरप्ट इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ फिक्स लोकेशन ऑफ मेमोरी जिसको आप एक्सटर्नली सेट नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लेकिन उसको डिलेड या रिजेक्ट कर सकते हैं, तो इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट। और वहीं वो इंटरप्ट जिसमें एक्सटर्नल डिवाइस अपना एड्रेस भी दे रहा है और इंटरप्ट रिक्वेस्ट भी दे रहा है वो वेक्टर्ड इंटरप्ट है, जिसमें कोई एक्सटर्नल डिवाइस दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टाइप ऑफ द डिवाइस यूज्ड टू इंटरफेस अ पैरेलल डेटा फॉर्मेट विद एक्सटर्नल इक्विपमेंट सीरियल फॉर्मेट, मतलब पैरेलल को सीरियल के साथ, जैसे ये तो आपका सीरियल हो गया, ये आपका कुछ पैरेलल करके हुआ, तो जब ये पैरेलल को सीरियल एक्सटर्नल इक्विपमेंट के सीरियल फॉर्मेट के साथ इंटरफेस करने की कोशिश कर रहा है, कुछ कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज यूएआरटी। रिमेंबर यूएआरटी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर, यूनिवर्सल असिंक्रोनस सीरियल यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर, सॉरी पहले आ रहा है ना रिसीवर ट्रांसमीटर, ठीक है। तो ये क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर, एज द नेम सजेस्ट ये एक तरह का असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर होता है, पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर जो कि क्या करता है, डेटा को ट्रांसलेट करता है, इट ट्रांसलेट्स डेटा, ठीक है, बिटवीन पैरेलल एंड सीरियल फॉर्म्स, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 25th क्वेश्चन, ये 4th क्वेश्चन, एन इंटरप्ट इन विच द एक्सटर्नल डिवाइस सप्लाइज इट्स एड्रेस एंड द इंटरप्ट रिक्वेस्ट। इसमें क्या है कि कोई एक्सटर्नल डिवाइस क्या कर रहा है, बार बार देखिए वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कैसे कैसे आया है, तो इसको हम वेक्टर्ड इंटरप्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जिसमें कोई एक्सटर्नल डिवाइस ही अपना एड्रेस भी दे रहा है और इंटरप्ट रिक्वेस्ट भी दे रहा है, लेकिन ठीक है। और प्रोसेसर मैंने आपको पहले ही बताया था कि वेक्टर्ड में क्या होता है कि प्रोसेसर ऑटोमेटिकली एड्रेस जनरेट करता है और सीपीयू को एड्रेस ऑफ द इंटरप्ट सर्विस रूटीन पहले से पता होता है, जबकि नॉन वेक्टर्ड में इंटरप्टिंग डिवाइस कभी भी इंटरप्ट वेक्टर नहीं भेजता है, ठीक है। यही था कि यूजर को एड्रेस ऑफ सब रूटीन यूजिंग कॉल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस द INTR एंड INTA इंटरप्ट रिक्वेस्ट एंड इंटरप्ट एक्नॉलेज लाइंस, इसका क्या मतलब होगा, आर दे यूज्ड or they are used by DMA controller to acquire the data and address bus from the MUP, are used by IO device to invoke an error routine, क्या error routine को invoke करने के लिए IO device द्वारा use होता है for problem occurs, ये तो नहीं होगा। They are used by DMA controller to signal the microprocessor about the end of get current data transfer को खत्म करने के लिए DMA कंट्रोलर को यूज किया जाता है जिससे वो माइक्रो प्रोसेसर को संकेत दे सके, ये भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि ड्यूरिंग DMA जो INTR मतलब इंटरप्ट रिक्वेस्ट और जो इंटरप्ट एक्नॉलेज लाइंस हैं, ये क्या होता है, ये नेवर यूज्ड होती हैं, इसका ए ऑप्शन होगा। क्यों, क्योंकि सीपीयू तो इसमें यूज ही नहीं हो रहा है ना, तो सीपीयू आइडल कंडीशन में, इट इज स्पेयर, इट इज लेफ्ट आइसोलेटेड, इट इज इन आइडल कंडीशन में है ये, एंड ड्यूरिंग दैट इंटरप्ट लाइंस आर नेवर यूज्ड, और इसीलिए ड्यूरिंग दैट ऑपरेशन, ड्यूरिंग दैट जो आपकी इंटरप्ट लाइंस हैं, इंटरप्ट लाइंस आर नेवर यूज्ड। इंटरप्ट क्या होता है कि सम अमाउंट ऑफ दी सम एरर इज देयर, कुछ एरोनियस आउटपुट आ रहा है या कुछ उसमें मिसमैच हो गया है, वही तो इंटरप्ट होता है ना। सो इस केस में आपका कभी भी यूज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम दैट परमिट्स मल्टीपल प्रोग्राम्स टू बी रन साइमल्टेनियसली यूजिंग अ सिंगल प्रोसेसर इज रेफर्ड टू एज, देखिए
जो मल्टीपल प्रोग्राम्स को परमिट कर रहा है, इट इज अलाउइंग द मल्टीपल प्रोग्राम्स जो कि एक साथ रन हो सके यूजिंग अ सिंगल प्रोसेसर। ये एक सिंगल प्रोसेसर है। इस सिंगल प्रोसेसर को यूज करके आप क्या कर रहे हो, मल्टीपल प्रोग्राम्स चला रहे हो, मल्टीपल प्रोग्राम्स एक साथ चला रहे हो। मैनी प्रोग्राम्स, यू आर जस्ट परफॉर्मिंग मल्टीपल और मैनी प्रोग्राम्स साइमल्टेनियसली, एक साथ चला रहे हो यूजिंग अ सिंगल प्रोसेसर। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे मल्टीटास्किंग। इसको हम मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी प्रोसेसिंग या मल्टी यूजर नहीं कहेंगे, इसको मल्टीटास्किंग कहेंगे, क्योंकि मल्टीटास्किंग में इट अलाउज द मल्टीपल रनिंग प्रोग्राम्स विद इन अ सिस्टम यूजिंग अ सिंगल प्रोसेसर। एक ही सिस्टम के अंतर्गत ये मल्टीपल प्रोग्राम्स को यूज कर सकता है। दूसरा, ये मल्टीपल प्रोसेसर्स भी यूज कर सकता है। तीसरा, ये मोर देन वन यूजर एट अ टाइम यूज करता है, मोर देन वन यूजर एट ए टाइम यूज करता है ये मल्टीटास्किंग जो प्रोसेस है आपका, ठीक है। और क्या करता है, इट यूजेस मल्टी थ्रेडिंग कंसेप्ट विद अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये मल्टी थ्रेडिंग कंसेप्ट भी यूज करता है। मल्टी थ्रेडिंग कंसेप्ट, इट यूजेस मल्टी थ्रेडिंग कंसेप्ट, मल्टी थ्रेडिंग कंसेप्ट यूज करता है इन अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, इन अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। देखिए मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, इट इज यूज टू इंक्रीज द कंप्यूटिंग स्पीड। ये क्या करता है कि एक तो ये स्पीड को बढ़ाता है, इट इंक्रीजेस द स्पीड कंप्यूटिंग सिस्टम ऑफ द सिस्टम। दूसरा क्या करता है कि इट इज यूज व्हेन आवर जॉब इज डिवाइडेड इनटू सेवरल इंडिपेंडेंट पार्ट्स। एक जॉब को आप काफी पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, तब ये मल्टी थ्रेडिंग यूज होती है। और क्या होता है इसमें, मल्टी थ्रेडिंग जो होता है, इट इज द एबिलिटी ऑफ ए प्रोसेसर, ठीक है, टू मैनेज इट्स यूज बाय मोर देन वन यूजर। कि ये एक प्रोसेसर की योग्यता को डिफाइन करता है, जो कि एक से ज्यादा यूजर उसको यूज कर सकते हैं एट अ टाइम, और इसमें मल्टीपल रिक्वेस्ट को मैनेज कर सकता है विदाउट हैविंग मल्टीपल कॉपीज। देखिए मल्टी थ्रेडिंग की मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ, क्योंकि ये जो है आपका मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग क्या है, एबिलिटी ऑफ ए प्रोसेसर, एबिलिटी ऑफ ए processor to provide or to manage its use by more than one user, to manage its use by more than one user, ठीक है, at a time, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे एक से ज्यादा यूजर इसको यूज कर सकते हैं, एंड टू इवन मैनेज मल्टीपल रिक्वेस्ट्स, एंड टू इवन मैनेज मल्टीपल रिक्वेस्ट, और मल्टीपल रिक्वेस्ट को ये एट अ सेम टाइम यूज कर सकता है बाय सेम यूजर, बाय सेम यूजर विदाउट हैविंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ प्रोग्राम रनिंग इन कंप्यूटर। बिना यहां लिख देती हूं, विदाउट हैविंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ programs, without having multiple copies of programs running in computer। कुछ समझ में आया? देखिए मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्वेश्चन में क्या दिया है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक साथ कई प्रोग्राम्स को अलाउ करता है कि एक सिंगल प्रोसेसर के द्वारा उसे यूज किया जाए, तो उसे मल्टीटास्किंग कहते हैं। तो मल्टीटास्किंग की क्या क्या फीचर्स हैं कि इट कैन देखो इसमें मल्टी थ्रेडिंग भी आ गया कि इट अलाउज मल्टीपल रनिंग प्रोग्राम्स विद इन अ सिस्टम यूजिंग अ सिंगल प्रोसेसर। एक तो इसमें मल्टीपल रनिंग प्रोग्राम्स भी आ गया, इट अलाउज मल्टीपल रनिंग प्रोग्राम्स, इट अलाउज मल्टीपल रनिंग प्रोग्राम्स विद इन अ सिस्टम यूजिंग अ सिंगल प्रोसेसर। एक प्रोसेसर को यूज करते हुए एक ही सिस्टम के अंतर्गत मल्टीपल रनिंग प्रोग्राम्स को यूज किया जा सकता है। दूसरा, इट कैन यूज मल्टीपल प्रोसेसर्स, ये मल्टीपल प्रोसेसर भी यूज कर सकता है। तीसरा, इट कैन यूज मोर देन वन यूजर एट अ टाइम, जो मैंने लिखा है। चौथा, इट यूजेस मल्टी थ्रेडिंग कंसेप्ट इन अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो मल्टी थ्रेडिंग से क्या होता है, किसी सिस्टम की कंप्यूटिंग स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, ये कहाँ यूज होता है कि कोई भी आपको काम मिला है
any job is divided into several independent parts, या आप कह सकते हैं इट इज द एबिलिटी ऑफ ए प्रोसेसर, किसी भी सीपीयू या प्रोसेसर की ये वो टेंडेंसी एबिलिटी बताता है जो कि उसके यूज को एक समय पे एक से ज्यादा यूजर यूज कर सकते हैं, एंड टू इवन मैनेज मल्टीपल रिक्वेस्ट बाय सेम यूजर, एक ही यूजर मल्टीपल रिक्वेस्ट को मैनेज कर सकता है विदाउट हैविंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ प्रोग्राम्स। ऐसा नहीं है कि एक यूजर के पास मल्टीपल रिक्वेस्ट्स आ रही हैं तो वो उस मल्टीपल रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है, लेकिन मल्टीपल कॉपीज ऑफ प्रोग्राम्स उसके पास नहीं आ सकता विदाउट हैविंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ प्रोग्राम्स रनिंग इन द कंप्यूटर, बट इट कैन मैनेज मल्टीपल रिक्वेस्ट। तो ये मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है। ओके, नेक्स्ट है द सीरियल कनेक्शन ऑफ इंटरप्ट लाइन्स फॉर एस्टैब्लिशिंग हार्डवेयर प्रायोरिटीज नोन एज। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये आप देखिएगा, करिएगा और इसको लाइक जरूर कीजिएगा। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरा मैंने आपको कौन सा क्वेश्चन दिया था, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, आई हैव गिवन यू वन क्वेश्चन, क्या था ये, अ डीएमए ट्रांसफर इम्प्लाइज, देखिए इसका तो ये तो पता ही है दैट इट इज the direct transfer of data between memory and IO devices without the use of CPU। CPU का तो यूज इसमें होता ही नहीं है, CPU remains in idle condition। और आपने ये भी पढ़ा कि when the CPU remains in idle condition, when it is no longer used during DMA operation, then no interrupt lines are used, whether it is interrupt request, ठीक है, इंटरप्ट रिक्वेस्ट हो, INTA हो, ये उन इंटरप्ट लाइंस को भी ये यूज नहीं करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, ठीक है। बाकी ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको जो समझा रही हूँ, ये 7th क्वेश्चन आप लोग होमवर्क है, इसे करके आइएगा, ठीक है। चलिए, टिल देन, अगम शिट, क्या हो गया, उसको मैंने सेव भी नहीं किया, तुमने इतनी आफत मचाई, वो सेव भी नहीं हुआ अगम। मैंने क्या किया? वो सेव ही नहीं हुआ। रुको 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 रुको, ओके सॉरी, हाँ थैंक यू।